नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रम निर्जियारफ हिंदी चैनल में। तो आज मैं PYQ करा रही हूँ दिसंबर 2023 का ही। तो इसके पहले का मैंने वीडियो में करा रखा है, आज मैं करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं कल करा दी थी। कल तक जो खतर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गए। अनीता अपने मन में सोचती है, ये राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। लक्ष्मा गोसाई से कहती हैं। कोसी का खटवार शेखर 1 जून 1957 की है। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसे चिमटे रहना, यह भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं। परिंदे निर्मल 1960 की है। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब होने देगा। बहुत सागर की जल तरंगों पर थीर होना कब संभव है। नरेंद्र का कथन है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह का है, 1957 का है। कानों में कंगना कहानी कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दिया है सुख दुख, सब में हाँ, साहसी पुरुष, बिगाड़ का मूल विवाद, अकाल में अधिक मास। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में मैंने टिक किया हुआ है, इसका मैं व्याख्या पढ़ देती हूँ। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का उपन्यास है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है, जिनमें प्रमुख प्रकरणों का क्रमवार विवरण इस प्रकार है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पीय, शूरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोवड़ों के अमीर, साहसी पुरुष इत्यादि। इसमें कुल 41 प्रकरण है बट ये मेन 25 दे दिया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर, चुन्नीलाल और शंभुदयाल। ब्रज किशोर वो मित्र रहता है, जो वकील रहता है, जो लाला मदन मोहन की हेल्प करता है। लाला मदन मोहन मतलब बुरी संगत में पड़ कर के वह अपना सब कुछ खो बैठता है। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। ईश्वर कौर, ज्ञान देवी। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नामों में ईश्वर कौर, ज्ञान देवी सही युग्म है। ठीक है, तो ईश्वर कौर और ज्ञान देवी सही युग्म है। झूठा सच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। यह 2 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 वतन और देश 1958 का है। भाग 2 देश और भविष्य 1960 का है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूरजी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है, ये सारे काल्पनिक ही पात्र हैं। तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूरजी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री काल्पनिक पात्र हैं। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं। 14, 15, 13, 12। तो चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का 1931 का नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 का नाटक है। इसमें चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। 14 दृश्य देख लीजिए, क्योंकि जो ये दृश्य भी पूछ सकता है कि कौन सा दृश्य किसमें है, तो देख लीजिए।
मगध में राजकीय उपवन कल्याणी, पथ में राक्षस और सुहासिनी, परिषद गृह, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश, प्रभात राज मंदिर का एक प्रांत, सिंधु तट पर्णकुटीर, कपिशा में अलेक्जेंडरिया का राज मंदिर, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक, ग्रीक शिविर, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहारण, शिविर का एक अंश, पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीस, दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, राजसभा। चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्टार, सिंहरण, आंबिक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका और चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक क्या हैं? ये देखिए क्रम से ही दिया हुआ है। सज्जन, राजश्री, विशाख, जाशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवसावनी आदि। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही है, एक पक्ष, एक पहलू है, उसी तरह यह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है? तो यह एक कहानी यह भी का मन्नू भंडारी का है, जो भूमिका में है। भूमिका में इसका दिया गया है, आप देखिए इसका व्याख्या। जिस तरह कहानी जिंदगी का एकमात्र अंश ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ना कि एक कहानी ये मन्नू भंडारी की पूरी आत्मकथा है, बट मन्नू भंडारी ने इसको आत्मकथा नहीं माना है। उन्होंने क्या कहा है कि मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है यह वाक्यांश। यह कहानी, एक कहानी यह भी के दृश्य में लेखिका मन्नू भंडारी ने कहा है। ठीक है, यह इनका आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसके विषय में लेखिका कहती हैं कि आज तक मैं दूसरों की ज़िंदगी पर आधारित कहानियाँ ही सुनाती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की ज़रूरत की है। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनके अन्य उपन्यास हैं, जिसमें कि जो ये आपका बंटी और महाभोज है, ये हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है उपन्यास। और ये है ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, ये भी हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है। गोदान हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है। गोदान रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प आदि प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। आप पुत्री और हाथ से राम लड़का गुप्ता की आत्मकथा है, ये भी हम लोगों का लगा हुआ है उपन्यास में। जिंदगी नामा उपन्यास के किन कविता अंशों और गीतों का उपयोग किया गया है? तो अब देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास से गीत पूछ दिया है कि कौन कौन से गीत लगे हुए हैं। तो कौन कौन से गीत लगे हुए हैं? अव्वल अर्रा नूर रुपाया, कुदतर के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे, जे तू अखियाँ दे सामने नी रहना, ते बीबा मेरा दिल मोड़ दे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए भगत कबीर, जिन पावन भूई बहु फिरे घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब हुइयाँ आंगन भया विदेश, ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, ना मैं रहंदा विच नदौन, वल्लाह की जानी मैं कौन। तो इसमें कौन कौन सा लगा हुआ है? ए, सी और ई लगा हुआ है। ऑप्शन में टिक भी है। चलिए अब मैं इसका व्याख्या तरीके से बता देती हूँ कि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इस उपन्यास में निम्नलिखित गीतों का, जिंदगी नामा कब का है? 1979 का, कृष्णा सोबती का है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, क नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए भगत कबीर। न मैं अरबी न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, न मैं रहंदा विच नदौन, बुल्ला की जाने मैं कौन।
ठीक है। तो कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? मित्रों मरजानी, समय सरगम, अंधेरे में, दिलो दानिश, सूरजमुखी। अब नेक्स्ट नीचे दिए गए कथन है, इसमें से आपको सत्य और असत्य का प्रश्न है कि कौन सा इसमें सत्य कौन सा इसमें असत्य। देखिए कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े उपन्यासों से देखिए लेके और इसमें कथन से दे दिया है क्वेश्चंस की क्या इसमें सही है क्या इसमें गलत है। तो ये सब जो डिटेल में उपन्यास पढ़ा रहेगा वही बता सकता है। तो इसीलिए मैं दृष्टि की बुक से भी करा रही हूँ सिलेबस को कवर, ताकि आपका क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व होता रहे और आपका सिलेबस भी चलता रहे उधर। चलिए ठीक है। अब मैं यूनिट 2 से पुनीत राय की बुक से भी पढ़ाऊँगी। यूनिट 2 पुनीत राय की बुक्स में शॉर्ट भी रहेगा और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। चलिए, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है। तो दोनों में कौन सा सही है? कथन एक तो सत्य है कि बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है? नहीं, मेहता और गोविंदी से है। व्याख्यायित तरीके से देख लेते हैं इसको। गोदान प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है, जबकि वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का नहीं है, अपितु यह कथन गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र मेहता का है, जो वह गोविंदी से कहता है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, राय साहब, ओमकार नाथ, भोला, हीरा, गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, दाता दीन, माता दीन आदि। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास और उनके पात्र हैं रंगभूमि। रंगभूमि में कौन कौन है? सूरदास, सोफिया, विनय, प्रभु सेवक, जान सेवक, ताहिर अली, राजा महेंद्र कुमार सिंह। सेवा सदन। सेवा सदन का कौन कौन है? सुमन, गजाधर, भोली, कृष्णचंद्र, शांता, पद्म सिंह। कर्मभूमि का सुखता, रेणुका, नैना, लाला, सकरकांत, अमरकांत। कायाकल्प यशोदानंदन, चक्रधर, वज्रधर, रानी, देवी प्रिया। प्रेमाश्रम का प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, मनोहर, बलराज, प्रभाशंकर, दयाशंकर आदि। गबन का कौन कौन है? गबन का रामनाथ, देवी दीन, इंद्रभूषण, जालपा, रतन, जोहरा, रामेश्वरी आदि। अब देखिए ये आ गया है आपका क्वेश्चन यूनिट 3 से आया हुआ है कि अनुकरण का क्या आशय है? ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। प्रयुक्त कथन किसका है? प्रयुक्त कथन है आपका, स्टार इसमें लगा दिया, मतलब इसको सही रूप से सही नहीं है, ये यार्ड्स का है और इसमें यार्ड्स कहीं पे दिया ही नहीं है। ये यार्ड्स का कथन है कि अनुकरण का आशय है कि ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है, ये यार्ड्स का है। और यार्ड्स आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया है, तो ये देखिए इसको स्टार लगाया हुआ है कि न ये इसको सही माना गया न गलत माना गया है, स्टार ही कर दिया गया है। जो ड्रॉप बोलते हैं ना कि जो क्वेश्चन ये ड्रॉप हो जाए, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो फिर ये देखिए कथन, यह कथन यार्ड्स का है जो विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है। गिलबर्ट्स मरे ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिटिश शास्त्रीय विद्वान और सामाजिक बुद्धिजीवी थे। ये देखिए संस्कृति और सौंदर्य, ये यूनिट 9 का क्वेश्चन है। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। सही है ये। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। सही है। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति का केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ आगे त्याग का जिक्र करना नहीं बोलते। ये नहीं आया है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था।
सही है। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया है, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चंस में ओनली वह ए बी और डी है। देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या तरीके से। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए कथन निम्न है। अशोक के फूल केवल एक फूल की ही कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की प्रमुख कृतियां हैं छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा खोज, वाद विवाद, संवाद। देखिए नामवर सिंह बहुत ही प्रमुख हैं, जो यूजीसी नेट में बस इनका एक क्वेश्चन उठा के भी पूछ सकता है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी है, वाद विवाद संवाद किसका है। जो आता है ना कि जिसमें लेखक और रचनाएं दी रहती है उसको मिलाने को देता है, तो नामवर सिंह की रचनाएं देता है। ठीक है, चलिए ये देखिए यूनिट 10 से आ गया है, ये आ गया है आपके उससे आया है, आवारा मसीहा से आया है। पोंगी बनाकर घूमना उनके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। कथन में पोंगी का क्या अर्थ है? बौद्ध साधु। पोंगी बनाकर घूमना उनके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। उक्त कथन में पोंगी का अर्थ है बौद्ध साधु। प्रयुक्त कथन विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा से है। यह इनकी जीवनी विधा की रचना है। यह बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी है। इसके अन्य ग्रंथ हैं, इनकी अन्य ग्रंथ हैं। किसके अन्य ग्रंथ हैं? शरद चंद्र की। ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पीवाईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और पीवाईक्यू करना बहुत अच्छी बात होती है। पीवाईक्यू समझिए आप कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस का 40% ऐसे ही कवर कर लेते हैं पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से तो 40% क्वेश्चंस आते ही हैं, रिपीट ही होते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्म भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। ACD इसका सही है। धर्म भारती कृत अंधा युग 1955 का नाटक के संबंध में सत्य कथन निम्नलिखित है। धर्म भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण हैं। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। देखिए ये इसका दिया है कि इस नाटक में 5 अंक हैं और 8 भाग हैं। ठीक है, अंक इसमें 5 हैं। प्रथम अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा और अर्थसत्य है और तीसरे और चौथे अंक के बीच में ही पंख पट्टियाँ और अंतराल है। ये तीसरे और चौथे के बीच में ये दिया गया पंख पट्टियाँ और अंतराल। चतुर्थ अंक गांधारी का शाप, पंचम अंक विजय क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये यूनिट 5 से देखिए दे दिया है। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है? नहीं, कालिदास में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। शाप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से? नहीं, शाप भरा तन प्रजातंत्र ये साफ साफ पता चला कि ये कामायनी से है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए क्योंकि नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख नहीं है, इस रचना में उन्होंने मुख्यतः कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलन में है और शाप भरा तन प्रजातंत्र पंक्ति दिनकर की कविता रश्मि रथी की नहीं है। शाप भरा तन प्रजातंत्र काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी की ईड़ा सर्ग से है। ठीक है,
अब भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में प्रयुक्त कथन ये देखिए है आपका यूनिट 1 से। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 ईस्वी में हुआ। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो इसमें क्या क्या है, बी, डी और ई सही है। व्याख्यायित तरीके से भी पढ़ देती हूँ इसको। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य निम्न है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 ईस्वी में हुआ। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया। और ये देखिए ये दोनों का भी सही इसमें दिया हुआ है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये भी देखिए इतना आया है यूनिट 5 से। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता के आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। किंतु मैं ही तो हूँ, तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पक्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो देखिए इसका सही क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। असाध्य वीणा कविता में आई उक्तियों पंक् संवादों का कविता में आने के आधार पर पहले से बाद का क्रम निम्न है। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर बूंदों वर्षा बूंदों की पटपट, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शारण्य। श्रेय नहीं मुझे मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। चलिए देखिए आगे इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी दिया है असाध्य वीणा के। असाध्य वीणा काव्य कृति के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छड़ पर 1949, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार आदि। ठीक है, अब देखिए ये धातु सेन, अब इसमें मिलान करने के लिए दिया गया कौन किससे क्या कहता है। ये पात्र है और ये संवाद है। धातुसेन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और पर्णदत्त का है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए कि इसका दिया हुआ है कि धातुसेन कहता है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। कुमारगुप्त युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्कंदगुप्त हृदय की बातों राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विषय वस्तु प्रमुखतः ऐतिहासिक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक ही लिखते हैं। इनके प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी। अब देखिए फिर ये यूनिट 5 से आ गया क्वेश्चन। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जैसे मुक्तिबोध की जो कविता अंधेरे में है तो उनमें बहुत सारे व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। तो उसमें ऐतिहासिक व्यक्ति के कौन कौन से किए गए हैं, सार्थ, टॉलस्टॉय, बुद्ध, तिलक और गांधी। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं टिक लगा दी हूँ, टॉलस्टॉय, तिलक और गांधी का जिक्र है।
तो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति टॉलस्टॉय, तिलक और गांधी हैं। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध का रचित काव्य संग्रह चांद का मुख टेढ़ा में संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा कब का है? 1964 का है। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। इनके अन्य काव्य हैं भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि। अब देखिए ये यूनिट 4 से आया है क्वेश्चंस। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीवा, भीम तथा भीमराव था। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में शोध कार्य भी पूर्ण किया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत की भी तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया। प्रेमचंद्र घर में कौन सा सत्य कथन है? तो प्रेमचंद्र का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवन गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 में है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार मुंबई गए। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। बी, सी और ए, ये इसका सही ऑप्शन है। तो प्रेमचंद घर में अनुसार सत्य कथन है, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 है। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी में, जिसको प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ श्मशान होते नहीं हैं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? शिव मूर्ति से है। ये यूनिट 9 का क्वेश्चन है, शिव मूर्ति का। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का ही नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ श्मशान नहीं होते हैं। यह कथन शिवमूर्ति रचना से उद्धृत है। शिवमूर्ति निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनके अन्य निबंध है धोखा, दांत, बालक, बात, खुशामद, नारी, मनोयोग, अपव्यय आदि। तो कैसी लगी आज आप लोगों को क्लास, बताइएगा ज़रूर। आज तो मैं काफ़ी लंबी क्लास की, बट मैं क्वेश्चंस थोड़ा सोच रही थी कि 10 क्वेश्चन तक करा दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ढेर सारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे से क्लास ले सकूं। थैंक यू।